हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायजूस एग्जाम प्रेप। आप सभी लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग हमारा जो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और पेडागोजी की जो हम लोग एक श्रृंखला चला रहे हैं आप लोगों के सीटेट 2022-23 के लिए, उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने जो है फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट की थी कि आप पॉपुलेशन पिरामिड पढ़ा दीजिए सर। पॉपुलेशन पिरामिड बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी, तो फ्रेंड्स आज उसको भी हम लोग देखेंगे, पॉपुलेशन पिरामिड को। और पॉपुलेशन पिरामिड को मैं आप लोगों को इतने बढ़िया तरीके से समझाऊंगा कि आपको कभी भी अब जिंदगी में कभी पॉपुलेशन पिरामिड के अंदर में दिक्कत नहीं आएगी। ये पॉपुलेशन पिरामिड वाला जो टॉपिक है फ्रेंड्स, ये आप लोगों का केवीएस के अंदर में भी काम आ सकता है। आप लोगों को हो सकता है कि कंसेप्चुअल रूप में आप लोगों से सुपर टेट या डी ट्रिपल एसबी के अंदर में भी पूछ लिया जाए। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए और इसको करने की कोशिश कीजिए। आप लोग समझिए, मैं मल्टीपल क्वेश्चंस कराऊंगा, कोशिश करूंगा कि कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाए इससे, ठीक है। और जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे इसके अंदर में, मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस, उसको भी हम लोग यहाँ पर में करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट बेहतरीन तरीके से यहाँ पर में हो जाए। जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स, उन सभी लोगों का स्वागत है। चलिए, सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, सभी को गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग कंटिन्यूअसली जुड़ते जा रहे हैं। थैंक यू तपन, थैंक यू वेरी मच सभी को प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए आपके। ठीक है, ज्वार भाटा करा दो। ज्वार भाटा वाला मैंने लेक्चर लिया है, चलो ठीक है, मैं और भी क्वेश्चंस करवा दूंगा आप लोगों को। एमिग्रेशन और इमिग्रेशन भी बता दीजिएगा। चलो ठीक है, एमिग्रेशन और इमिग्रेशन वैसे पहले किया था, बट एक बार फिर से बता देता हूँ। एमिग्रेशन इमिग्रेशन की स्लाइड भी लगा दूंगा मैं बीच में, ठीक है। चलिए एक बार जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स, सभी लोग इस सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां जहां आप लोग शेयर कर सकते हो, जल्दी से इस सेशन को शेयर कर देंगे। और एक बार बता भी देंगे फ्रेंड्स कमेंट करके कि जी हाँ सर, डन, शेयर डन। और जिन लोगों ने लाइक कर दिया है उन सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग हमारे इस सेशन के साथ में, और पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं पहला क्वेश्चन के से पहले जो है ना, एक बार पिरामिड के दर्शन कराना चाहता हूँ, ठीक है। दर्शन कर लीजिए आप लोग, दर्शन। उससे भी पहले आप लोगों को जो है एक पिरामिड के दर्शन से पहले मैं आप लोगों को एक ये चीज दिखाना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेहनत करनी क्यों है, मेहनत क्यों करनी है आप लोगों ने। तो अगर ख्वाब की ख्वाहिश है तो जागना सीखो, यूं आंख मूंद के सोने से कुछ नहीं होगा। जो कुछ लोग होते हैं ना, सिर्फ जो देखते हैं, सपना देखते हैं कि यार हाँ हमें बड़ा करना है, अच्छा करना है, कुछ बेहतरीन करना है, लेकिन सिर्फ वो सपना ही देखते रहते हैं, मेहनत नहीं करते उसके लिए। तो अगर है ख्वाब की ख्वाहिश तो जागना सीखो, यूं आंख मूंद के सोने से कुछ नहीं होगा। दिए दियो से जलाकर जमीन रोशन कर, यूं दिए जमीन में बोने से कुछ नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स, दिए जो है ना, एक दूसरे के दिए हमें जलाने पड़ेंगे, एक दूसरे के साथ में नॉलेज शेयर करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ में अपनी स्किल्स शेयर करनी पड़ेंगी। तभी जो हमारा देश है, हमारा जो समाज है फ्रेंड्स, ये बेहतरीन तरीके से एक बेहतर वाला समाज बनेगा, एक उत्कृष्ट समाज बनेगा, जिसके अंदर में हम, हमारे आने वाली पीढ़ियां अच्छे से रह सकेंगी, ठीक है। सबब तलाश करो अपने हार जाने का, ठीक है। पता कीजिए कि हम क्यों हार गए, किसी और की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा। सबब तलाश करो कि हम क्यों हार गए, हम क्यों पीछे रह गए, या हमें क्यों कम हुआ। कई बार होता है ना, जेलेसीज होती है, बहुत सारी चीजें होती है। तो पता करो कि हम क्यों रह गए पीछे, कि किसी और की जीत पे रोने से कुछ भी नहीं होने वाला है। अपनी देखो कमी क्या रह गई, उसको ठीक करो, करेक्ट करो, ये चीजें होती है फ्रेंड्स। ये 3 लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जीवन के अंदर में इसको हम सब लोग उतार पाए तो हम बहुत अच्छा कर लेंगे हमारे जीवन के अंदर में, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को थोड़ा सा पिरामिड दिखाना चाहूंगा। देखिए ये है फ्रेंड्स पॉपुलेशन पिरामिड। किसी भी देश की जनसंख्या को का कंपोजिशन कैसा है उसको बताने के लिए इस पिरामिड का इस्तेमाल किया जाता है। इस पिरामिड के अंदर में आप लोग देखोगे फ्रेंड्स, अलग अलग लेवल्स है, ठीक है। ये लेवल है बच्चों का, 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनका। फिर फ्रेंड्स 15 साल से 64 साल तक के बच्चे, जो लोग हैं, मिडिल एज के जो लोग हैं, वो है बीच में, ठीक है। और फिर ऊपर में है आप लोगों का जो लोग बूढ़े हो चुके हैं या 65 साल से ज्यादा के हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिए, किसी भी देश के अंदर में अगर बेस, ठीक है, चौड़ा है, ज्यादा है, तो मतलब वहां पर में बच्चे ज्यादा है, बच्चों की पॉपुलेशन ज्यादा है। आप लोग देख रहे हो, ठीक है। तो बच्चों की पॉपुलेशन ज्यादा है। फिर उसके बाद में आप जैसे जैसे ऊपर की तरफ में जाते हो, आप देख रहे हो कि ये एक ट्राइंगल बनता जा रहा है, एक त्रिकोण बनता जा रहा है। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि बच्चे ज्यादा है, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है लोगों की संख्या कम हो रही है, मतलब उतने बड़े एज के लोग कम है, बच्चे वाले एज के लोग ज्यादा है। इसके अलावा इस पॉपुलेशन पिरामिड को जो है फ्रेंड्स, मेल और फीमेल में भी डिवाइड किया जाता है, कि मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं इसके अंदर में। मैं आपको इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अच्छे से, एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्वेश्चंस के थ्रू आपको और अच्छे से समझ में आएगा, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएंगी। मतलब पॉपुलेशन पिरामिड जो है ना, आपका दोस्त बन जाएगा आज के बाद में, ठीक है, जब आप क्वेश्चंस करोगे पूरे के पूरे। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये पूछा था 6 जनवरी 2022 को।
आप क्वेश्चन को देखिए बस, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कितना इजी है ये। एक बार शेयर कर देंगे फ्रेंड्स, लाइक एंड शेयर कर देंगे जितने भी लोग हैं। आप एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते हो, थैंक यू वंदना तिवारी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को क्या बोला है, आप लोगों को बोला है फ्रेंड्स कि जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, कंसंट्रेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स कि अगर वहां पर में बहुत सारा जनसंख्या है इन द मिडल ऑफ द पिरामिड इंडिकेट्स हाई डिपेंडेंसी रेशियो। डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब होता है कि डिपेंडेंट लोग ज्यादा है। अब इस पॉइंट को ही लेते हैं, आप इस पूरे क्वेश्चन को भूल जाओ अभी फिलहाल के लिए, आप सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट पे जो है अपनी नजरें कर्म कीजिए। यहाँ पर में आपकी जो नजरें है वो केवल और केवल यहाँ पर में रहनी चाहिए। पूरा का पूरा ध्यान दे दो इस पॉइंट के ऊपर में, अपना जो है 1 मिनट समर्पित कर दो इस पॉइंट के ऊपर। कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन द मिडल ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड इंडिकेट्स हाई डिपेंडेंसी रेशियो। अगर जनसंख्या पिरामिड के मध्य भाग में जनसंख्या का केंद्रीकरण ज्यादा है तो वो आश्रित लोगों की संख्या को दर्शाता है कि आश्रित लोग ज्यादा है, मतलब डिपेंडेंट लोग ज्यादा है। अब आ जाइए पॉपुलेशन पिरामिड के ऊपर में। पॉपुलेशन पिरामिड को 3 भाग में विभाजित किया जा सकता है, एक होता है बेस, एक होता है मिडल वाला भाग और एक होता है टॉप वाला भाग। ठीक है, एक होता है बेस, मिडल वाला भाग, टॉप वाला भाग। बेस के अंदर में हमेशा होते हैं फ्रेंड्स बच्चे लोग, ठीक है, जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, छोटे बच्चे 14 साल तक के जो लोग होते हैं वो होते हैं यहाँ पर में। मिडल एज के अंदर में मिडल जो पिरामिड है आप लोगों का, मिडल वाला भाग, उसमें होते हैं वर्किंग पॉपुलेशन जो काम कर रही है। 14 साल से लेकर 64 साल तक के, 15 साल से 64-65 साल तक के जो लोग हैं वो मिडल वाले एज के अंदर में आएंगे आपके। और 65 साल के ऊपर के जो लोग हैं वो जो एल्डर लोग हैं उनके कैटेगरी में आएंगे। तो बोला है कि अगर यहाँ पर में जनसंख्या ज्यादा है यहाँ पर में, तो आश्रित लोगों की या डिपेंडेंट लोगों की संख्या बढ़ जाएंगी। अब आप बताओ क्या ये बात सही है? अरे भाई, मिडल के अंदर में काम करने वाले लोग ज्यादा होते हैं तो डिपेंडेंट लोग कैसे बढ़ेंगे? वो तो काम करने वाले लोग बढ़ गए और ज्यादा, कमाने वाले लोग ज्यादा बढ़ गए। आपका घर है मान लीजिए और आपके घर में 6 लोग रहते हैं जिसमें से जो है 5 लोग कमाने वाले हैं, ठीक है, तो आपके घर में आश्रितों की संख्या कहाँ ज्यादा है? डिपेंडेंट की संख्या थोड़ी ना ज्यादा है, डिपेंडेंट्स की संख्या कम है, उल्टा कमाने वालों की संख्या ज्यादा है। तो मिडल के अंदर में अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है फ्रेंड्स, तो वहां पर में आश्रितों की संख्या कैसे ज्यादा रहेंगी? वहां तो कमाने वालों की संख्या ज्यादा रहेंगी ना आप लोगों की मिडल के अंदर में। बात की गहराई को समझे आप लोग, ठीक है, बहुत ज्यादा एकदम भी नहीं है यहाँ पर में, बहुत टफ नहीं है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर मिडल में संख्या ज्यादा है लोगों की, मतलब 15 साल से 64 साल तक के लोग ज्यादा है, ये डिपेंडेंट नहीं होते, ये कमाने वाले लोग होते हैं, वर्किंग एज होती है ये आप लोगों की। तो यहाँ पर मैं बोला है कि अगर मिडल में पॉपुलेशन ज्यादा है आपकी तो आश्रितों की संख्या बढ़ जाएंगी, जो कि गलत है, उल्टा है। आश्रितों की संख्या कहां पर में बढ़ती है? अगर मिड बेस के अंदर में ज्यादा लोग हो और टॉप में ज्यादा लोग हो। मिडल वाले लोग कमाने वाले लोग होते हैं, बेस में आश्रित लोग रहते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि बच्चे डिपेंडेंट होते हैं ना, और दूसरा वाला टॉप के ऊपर में डिपेंडेंट लोग होते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आप लोगों का। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, आपका पढ़ाया हुआ याद हो गया सब, चलो बहुत अच्छी बात है। ये तो ए जो है आप लोगों का गलत है, तो जहां जहां ए को सही बोला है उसको काटो, काटने में तो मजा आती है ना। यहाँ पर मैं देखो ए को काटो, काट दिया सर, ठीक है। यहाँ पर मैं भी देखो ए को करेक्ट बोला है, काट दो सर, ठीक है। और यहाँ पर मैं भी ए को करेक्ट बोला है, काट दो सर। बी के अलावा कोई आंसर नहीं हो सकता आप लोगों का, खत्म, खल्लास, फिनिश, ठीक है। तो एल्डरली डिपेंडेंट पॉपुलेशन इज रिफ्लेक्टेड एट द टॉप, मतलब जो एल्डरली लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनको पिरामिड में टॉप पर दिखाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, देखो आप लोग खुद देखिए, आप खुद देखिए, यहाँ पर मैं एल्डरली लोगों को कहाँ दिखाया गया है? टॉप पर दिखाया गया है एल्डरली लोगों को, है ना। तो एल्डरली लोगों को टॉप पे दिखाया जाता है, एल्डरली डिपेंडेंट को। सही बात है जी, सेकंड वाली। अब ब्रॉड बेस, ठीक है। अब ब्रॉड बेस, बेस का मतलब क्या होता है? ब्रॉड बेस का मतलब होता है ये वाला जो बेस है, अगर ये चौड़ा है, ठीक है, ब्रॉड बेस चौड़ा है, तो ये आप लोगों को इंडिकेट करता है कि हाई रेट ऑफ बोथ बर्थ एंड इंडिकेट डेथ। मतलब कि अगर से बेस जो है वो चौड़ा है और ऊपर की तरफ जाते हुए नैरो होता जा रहा है, वो छोटा छोटा होता जा रहा है, मतलब कि लोग मर भी रहे हैं तभी तो ये छोटा होगा ना। अगर लोग नहीं मरेंगे तो ये भी चौड़ा रहेगा, अगर लोग मर नहीं रहे हैं तो ये भी चौड़ा रहेगा, और लोग ज्यादा पैदा हो रहे हैं तो ये भी बड़ा रहेगा। बट लोग ज्यादा पैदा हो रहे हैं, मतलब पैदा हो रहे हैं इन द सेंस बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, लोग क्या पैदा थोड़ी होते हैं। जनसंख्या बढ़ रही है, मतलब कि बढ़ रहे हैं लोग, जो जन्म दर है वो ज्यादा है और मृत्यु दर भी ज्यादा है, तो ट्राइंगल बन जाता है, क्योंकि मर भी रहे लोग और ज्यादा पैदा हो रहे हैं, ज्यादा लोग मर रहे हैं, ज्यादा लोग पैदा भी हो रहे हैं।
ज्यादा लोग मरेंगे तो ये छोटा होता जाएगा, जनसंख्या कम कम होती जाएंगी, मरते मरते कम होती जाएंगी, और ज्यादा बच्चे पैदा होंगे तो ये ब्रॉड बेस बेस जो है वो चौड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स कि ब्रॉड बेस, ठीक है, अगर ये बढ़ रहा है आप लोगों का, ठीक है, बेस आपका बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, बच्चे पैदा होने की दर बहुत ज्यादा है, बच्चे लोग जो है वो जल्दी जल्दी आ रहे हैं, वो बहुत जल्दी में आजकल कि जल्दी आना है करके, हमको भी जल्दी जाना है, जल्दी जाना है, जल्दी जाना है करके। ठीक है, वो आप लोगों की तरह काफी सारे लोग जो है वो लेट आए हैं क्लास के अंदर में, 5 बजे नहीं आ गए क्लास के अंदर में, डॉट 5 बजे आ जाया करो यार क्लास के अंदर में। बच्चे लोग देखो आज आप कितने एक्टिव है, जल्दी जल्दी आ रहे हैं बच्चे लोग। ठीक है, आप लोग भी जल्दी क्लास में आ जाया करो, दुनिया में आने के लिए बच्चे लोग जल्दी आ रहे हैं और आप लोग क्लास में नहीं आ रहे जल्दी, गलत बात। ठीक है, तो ये सही है फ्रेंड्स कि ब्रॉड बेस रहता है, इसका मतलब ये है कि बर्थ रेट जो है वो हाई है आप लोगों का, और ऊपर की तरफ नैरो होता जा रहा है, ऊपर की तरफ में छोटा होता जा रहा है, मतलब मृत्यु दर भी ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा लोग मरेंगे तभी तो ये छोटा हो जाएगा ना, और ज्यादा बच्चे पैदा होंगे तो ये बड़ा होगा। तो ब्रॉड बेस का मतलब ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, और ऊपर वाला छोटा है, पतला हो गया है, तो मतलब ज्यादा लोग मर रहे हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए गुड। तो ये देखिए पूरा का पूरा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को जो मैंने समझाया, वो यही चीज थी। अब एक क्वेश्चन आप लोगों का जो है पुराना वाला भी दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स और भी मेरे पास में क्वेश्चंस है वो समझाता हूँ जो अभी रिसेंटली पूछे गए। दानिश सर की क्लास लेने के लिए बच्चे पैदा हो रहे हैं, अच्छा, मजा आता है सर आपकी क्लास के अंदर में, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच। मुझे भी बहुत मजा आती है पढ़ाते समय आप लोगों को। देखिए, जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है, तो देखिए फ्रेंड्स पॉपुलेशन डेंसिटी, इसके ऊपर में ऑनलाइन पेपर के अंदर में भी क्वेश्चन पूछा गया, तो पहले मैं आपका एक बेस बना रहा हूं, उसके बाद में मैं आप लोगों को आगे वाला क्वेश्चन दिखाता हूं। तो जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है ये आप लोगों को बताना है, जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो देखिए जनसंख्या घनत्व की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो होता क्या है कि मान लीजिए कि ये कोई एरिया है, ठीक है, एक एरिया है 1 किलोमीटर, इसकी ये है, यहाँ का एरिया 1 किलोमीटर है, यहाँ की लेंथ 1 किलोमीटर है, और यहाँ की लेंथ भी 1 किलोमीटर है। तो इस 1 किलोमीटर के बॉक्स में कितने लोग रहते हैं, हर 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, इसको बोला जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर में, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर में रहने वाले लोगों का, ठीक है, नंबर, कि कितने लोग रहते हैं किसी विशेष क्षेत्र के अंदर में, नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, उसको बोला जाता है फ्रेंड्स आपका जनसंख्या घनत्व। तो आप लोगों का यहाँ पर में आंसर क्या हो जाएगा, द वे इन विच पीपल्स आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस, भू पृष्ठ पर लोगों के फैलने का स्वरूप, नहीं, पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, किसी विशेष क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या, एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स, एक निश्चित अवधि के दौरान तो नहीं होगा, कि एक अवधि के दौरान ही कितने लोग रह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोग बताइए कि इसका आंसर आप लोगों के अनुसार क्या हो जाएगा यहाँ पर में, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी के ऊपर में जो है ना फ्रेंड्स आप लोगों का आप लोगों के क्वेश्चंस जो है वो, और मैं यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए ऊपर में लगाते जा रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आप लोगों से। ठीक है, क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ रहे हैं इसके ऊपर में, इवन सॉइल डेंसिटी के ऊपर में, जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर मैं आप लोगों का सॉइल डेंसिटी डेंसिटी के ऊपर में जो है आप लोगों के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं फ्रेंड्स, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा दूंगा। तो देखिए पृथ्वी के पृष्ठ पर, पृथ्वी के सतह पर एक इकाई क्षेत्र में, एक एक क्षेत्र जो है आप लोगों का, एक इकाई क्षेत्र मतलब कोई एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, ठीक है, कितने लोग रहते हैं, उनकी संख्या जो है वो जनसंख्या घनत्व कहलाती है आप लोगों की। ध्यान से समझो मेरी बात को, मतलब ऐसा नहीं कि कितने भी बड़े एरिया में लोग रह रहे हैं, एक इकाई क्षेत्र मतलब कि बेसिकली एक हम ले लेते हैं कि एरिया कितना है उसका, और उसमें कितने लोग रहते हैं, जितने भी लोग रहते हैं वो पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाएंगे। तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हो कि कितने लोग रहते हैं, लोगों की संख्या, लोगों की संख्या बटे, ठीक है, उसका एरिया कितना है, ठीक है, उसका एरिया कितना है। तो इस प्रकार से जो है फ्रेंड्स आप लोग क्या कर सकते हो कि लोग कितने एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रहते हैं वो आप लोगों का जनसंख्या घनत्व निकल जाता है। ठीक है, तो आंसर आप लोगों का जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं वो एनिमेशन गलत जगह पे लगा हुआ है, आंसर आप लोगों को याद रखना है, आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, एनिमेशन वो गलत जगह के ऊपर में लगा हुआ है, उसका टेंशन ना लीजिए आप लोग। तो पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने के लिए आपको कौन किन दो चीजों की जरूरत होती है, कि कितने लोग रहते हैं उस इलाके के अंदर में, कोई एक शहर है उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी निकालनी है आपने, तो उस एरिया में कितने लोग रहते हैं वो पता होना चाहिए, और उस शहर का एरिया कितना है यह आपको पता चल गया तो आप लोग जनसंख्या घनत्व निकाल सकते हो, क्योंकि ये फॉर्मूला है उसको निकालने का। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेता हूं, ये क्वेश्चन और आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर बी है, तो आप टेंशन ना लीजिए उसको। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग।
इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। देखिए 4 जनवरी को क्वेश्चन पूछा गया कि प्रारंभिक स्तर पर एक शिक्षिका अपनी कक्षा में जनसंख्या घनत्व का जो है एक कंसेप्ट पढ़ा रही है। इस विषय की स्पष्टता हेतु निम्नलिखित में से किन का प्रयोग किया करना चाहिए? कौन सी चीज का प्रयोग कर सकते हैं? एक शहर की जनसंख्या निकालनी है, एक शहर है, घनत्व निकालना है, जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी निकालनी है अपन लोगों ने। डेंसिटी घनत्व, एक यूनिट एरिया में कितने लोग रहते हैं उसको जनसंख्या घनत्व बोला जाता है। तो नंबर ऑफ लोग कितने उस शहर के, बिल्कुल ये तो पता होना ही चाहिए। हमारा फॉर्मूला क्या है जनसंख्या घनत्व का? लोग कितने हैं और उसका उस शहर का एरिया कितना है। ठीक है, एरिया कितना है, तो उस शहर में नंबर ऑफ लोग कितने रहते हैं ये तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, उस शहर का एरिया कितना है उस सिटी का, ये आपको पता होना चाहिए। तो ए और बी तो आपको पता होना ही चाहिए आप लोगों को। डी आप लोगों को ऑप्शन दिख नहीं रहा, मैं यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ कंट्री, कंट्री के पॉपुलेशन पिरामिड से आप लोगों का उस शहर के जनसंख्या घनत्व का क्या लेना देना, आप खुद बताइए। इस फॉर्मूले के अंदर में कहीं पे भी पॉपुलेशन पिरामिड का काम आपको पड़ रहा है क्या? आप खुद बताओ। इस फॉर्मूले के अंदर में पॉपुलेशन पिरामिड का कहीं पे भी आप लोगों को काम पड़ रहा है क्या? ये बता दीजिए आप लोग जल्दी से। दिख रहा है आप लोगों को कहीं पे भी पॉपुलेशन पिरामिड का काम? नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये याद रखना है फ्रेंड्स, पॉपुलेशन पिरामिड का आप लोगों का यहाँ पर में कोई भी काम नहीं है, पॉपुलेशन पिरामिड का काम। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप लोगों का बनता है, तो प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी लोग। हो सकता है एग्जाम के अंदर में आप लोगों से आगे में जाकर पूछ लिया जाए। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे और आंसर अब कर दीजिए कि अब आप लोगों के हिसाब से अब क्या आंसर हो जाएगा इसका, पर्टिकुलरली इस कंसेप्ट को समझाने के बाद में आप लोगों के पूरा देख लीजिए आप लोग, नीचे तक का अच्छे से देख लीजिए आंसर को। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ द कंट्री का काम नहीं है उसके अंदर में। पिरामिड का मतलब वो होता है कि भाई कितने जनसंख्या, पूरे देश की जनसंख्या का वो बताएंगे आपको पॉपुलेशन पिरामिड। पॉपुलेशन पिरामिड का एक शहर की जनसंख्या घनत्व निकालने के अंदर में काम नहीं है। आंसर इसका होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, ए एंड बी, ओनली ए एंड बी आप ट्रू। ठीक है, समझ गए आप लोग, बहुत बढ़िया। आज आज सर आप पेपर बनाया था क्या? 12 जनवरी को जो पढ़ाया सर वही सब आया था जी। रुचि सिंह जी बिल्कुल, आप जो है मैं आपकी नेक्स्ट स्लाइड में वही दिखाने वाला था। ठीक है, क्योंकि कल वाला जो देखा मैंने, कल का देखिए यहाँ पर मैं राव अनीता ने भी लिखा था कल। ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने उसको लाइक्स भी किया है कि जो एग्जाम के अंदर में हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसी के अंदर में आप लोगों का क्वेश्चन आया था, जो हम लोगों ने जो पढ़ाया है। ठीक है, जो हम लोगों ने पढ़ा है वही सारे पेपर्स के अंदर में आया था। रुचि सिंह का भी मैं कमेंट यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, स्लाइड के अंदर मैं ऐड करने की कोशिश करता हूँ, शायद ऐड हो जाए। ठीक है जी, हाँ रुचि सिंह का भी ऐड हो गया यहाँ पर, मैं अभी उनका लाइव जो कमेंट था, रुचि सिंह आपका भी। तो मैं ये आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, बाकी बच्चों के लिए, कि आप लोग जो है वो प्लीज रिवीजन करके जाइए। ठीक है, रिवीजन अच्छे से करके जाओ, कंसेप्ट क्लियर करके जाओ, वही कंसेप्ट के ऊपर में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आप लोगों के, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। और ये आप देख सकते हो कि काफी सारे बच्चे लोग खुद बता रहे हैं ये चीज को। ठीक है, तो आप लोग रिवीजन करके जाइए। बायजूस एग्जाम प्रेप के चैनल के ऊपर में दानिश शेख सर आप लोग सर्च करोगे, दानिश सर सर्च करोगे, दानिश शेख सर्च करोगे, आपको सिंपल से बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, पेडागोजी के वीडियो मिल जाएंगे। हम लोगों ने मैराथन्स ली है बायजूस एग्जाम प्रेप के चैनल पे, आपको वो मिल जाएंगे, उसको देखिए, अच्छे से देखिए आप लोग। ठीक है, और आप देख सकते हो कि क्वेश्चंस आ रहे हैं, बच्चे लोग खुश है जो मेहनत करके गए हैं बच्चे। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। ये 30 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर में ये दिया हुआ है आप लोगों का। लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स सभी लोग जल्दी जल्दी से। थैंक यू अब्दुल हकीम, थैंक यू साक्षी, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए थैंक यू वेरी मच। जल्दी जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का। देखिए इसको याद रखना आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक टीचर है, ठीक है, वो टीचिंग कर रही है पॉपुलेशन के बारे में और पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में, अपने क्लास में पढ़ा रही है। ठीक है, यार काश अगले जन्म मुझे बिटिया ही की, जो पढ़ा रही है बोल रहा है, मतलब तो मैं नहीं हो सकता वो ना। ठीक है, चलो मान लो कि कोई है यहाँ पर में, ठीक है, नेहा है, वो पढ़ा रही है बच्चों को। शी शोज अ पॉपुलेशन पिरामिड, वो बच्चों को पॉपुलेशन पिरामिड दिखाती है। पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है आप लोगों को समझ में आ गया? ठीक है, अगले पिछले जो है मैं आप लोगों को 20 मिनट से पॉपुलेशन पिरामिड पढ़ा रहा हूँ। पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है वो पढ़ा रही है बच्चों को। ठीक है, उसने बताया कि एक पॉपुलेशन पिरामिड है दैट इज ब्रॉड एट द बेस, मतलब बेस में वो बड़ा है, ठीक है, नीचे में वो बहुत बड़ा है। ठीक है, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ में जाता है रैपिडली, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, रैपिडली रैपिडली वो नैरो होता जा रहा है, मतलब एकदम खतरनाक तरीके से ऐसा वो नैरो हो गया। मतलब बच्चे बहुत ज्यादा पैदा हो रहे हैं और बहुत ज्यादा स्पीड में लोग मर रहे हैं। सिंपल सी बात है, अगर ट्राइंगल बन रहा है ना फ्रेंड्स, ये अगर ट्राइंगल बढ़ रहा है आप लोगों का, ठीक है, अगर ट्राइंगल बन रहा है आपका, तो समझ जाना कि भाई बच्चे बहुत ज्यादा पैदा हो रहे हैं, मतलब हाँ पैदा ही हो रहे हैं ही बोलेंगे, मतलब या कर रहे हो आप लोग। ठीक है, और लोग मर रहे हैं बहुत ज्यादा, इसी वजह से जो है वो बेस ज्यादा बड़ा है आपका और
टॉप जो है वो छोटा है। और ये कहाँ देखने के लिए मिलता है हमको, ऐसा वाला, ठीक है, कि भाई विच कंट्री पॉपुलेशन पिरामिड माइट बी यूजिंग, कौन से कंट्री का दिखा रही है ये। और ये पता है आपको कहाँ हो रहा है ऐसा, कि बहुत सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोग मेरे बेचारे बच्चों को बोल रहे हैं कि भाई हम, मतलब हम अपने मर्जी से थोड़ी आए हैं, बच्चे लोग भी बोल रहे होंगे कि सर आप बोल रहे हो कि पैदा हो गए करके, ठीक है। केनिया के अंदर में हो रहा है फ्रेंड्स ये। देखिए आप लोग, ये केनिया का पॉपुलेशन पिरामिड आप देखिए, देखिए कितना स्पीड में कितना स्पीड से नैरो हो गया ये, देखिए कितना स्पीड से नैरो हो गया, मतलब बच्चे ज्यादा है, बूढ़े लोग कम है केनिया के अंदर में। खतरनाक वाला नैरो हो गया ऊपर में जाकर। ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है भाई, इसके ऊपर में तो स्टडी की जानी चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर में देखिए, ये आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए यहाँ, ठीक है। पॉपुलेशन, जब भी मैं ज्योग्राफी भी पढ़ाता हूँ, कहीं पे भी पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है, मेरी स्लाइड में से ही था, मेरी स्लाइड में भी ये क्वेश्चन था, रैपिडली नैरोज टूवर्ड्स द टॉप, ठीक है, ब्रॉड एट द बेस एंड रैपिडली नैरोज टूवर्ड्स द टॉप, ये मेरी स्लाइड में है जो मैं, जिससे मैं पढ़ाता हूँ, ओके, उसी में से ये क्वेश्चन बना हुआ है आप लोगों का, केनिया इसका आंसर था, ठीक है। और मैंने इसको हाईलाइट वगैरह भी किया हुआ था, जब भी मैंने पिछले बार भी पढ़ाया था, जब मैंने पिछले साल इसको, तब भी मैंने बताया था कि केनिया के अंदर में ऐसा बनता है करके पॉपुलेशन पिरामिड। तो पॉपुलेशन पिरामिड जो है फ्रेंड्स, ऊपर की तरफ में जाते हुए नैरो हो जाता है केनिया का, और ब्रॉड में बहुत ज्यादा बेस है। याद रहेगा आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए। चलिए, तो एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार वापस से। कनिष्क के बारे में पूछा जा रहा है, मैं मुनिका राठी में कनिष्क के बारे में बता देता हूँ आपको, कनिष्क के बारे में पूरा बता देता हूँ, क्या पूछ सकते हैं आप लोगों से। मैं वीडियो बहुत अच्छी है सर आपकी, सब कुछ क्लियर हुआ, थैंक यू फॉर गिविंग द सेशन, थैंक यू वेरी मच रेणुका चौहान। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कर दीजिए। वेरी गुड, ठीक है। अब याद रहेगा हमेशा जिंदगी भर में आप लोगों को केनिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग, और मेरे को भरोसा है कि मेरे बच्चे जो है इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे, ठीक है। 1700 से ज्यादा लोग देख रहे हैं फ्रेंड, जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर भी कर देंगे आप लोग। इंडिया का पिरामिड भी बताता हूँ आपको, टेंशन ना लो यार, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, सब बताता हूँ आपको, पढ़ते जाओ आप, अभी सब बताता हूँ। इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ो और आप लोग आंसर करो इस क्वेश्चन का, क्योंकि इससे क्या होगा ना, आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनेगी, पड़ेगी फ्रेंड्स। एक बार कोशिश तो करो, कोशिश कर लो बस, ठीक है। मुझे भरोसा है कि आप लोग कर लोगे इसको, इस पॉइंट को। मैं इंडिया का पॉपुलेशन जो है ना, आप लोगों का पॉपुलेशन मैप, वो भी आप लोगों को दिखा दूंगा, और लास्ट में फिर मैं उससे सवाल भी पूछूंगा आप लोगों से, उसको उस पॉपुलेशन मैप से। तो आप टेंशन ना लो, पॉपुलेशन मैप मैंने मैंने लगाया है इंडिया वाला, और इंडिया के पॉपुलेशन मैप से जो चीज़ें हैं वो भी आप लोगों को मैं समझा दूंगा क्या पूछा जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बोला है कि इन वक्तव्यों पर विचार कर सही विकल्प को चुनिए। तो आप लोग चलो विचार करते हैं हम लोग, आप लोग भी आइए मेरे साथ में, हम लोग विचार करते हैं मिल बांट कर। पहला पॉइंट आप लोगों को क्या बोला है, पहला बोला है कि अ पॉपुलेशन पिरामिड दैट इज ब्रॉडर एट द बेस इंडिकेट एन एक्सपांडिंग लेबर फोर्स इन फ्यूचर। भाई लोग एक बात समझो आप लोग, अगर किसी भी कोई भी आपका पॉपुलेशन पिरामिड है, ठीक है, और वो ब्रॉड है नीचे में, तो इसका मतलब क्या है, पॉपुलेशन पिरामिड अगर ब्रॉड है नीचे वाले साइड के अंदर में, तो इसका मतलब यही है ना, सिंपल सा, कि वहां पर में बच्चे लोग ज्यादा है, और बच्चे ज्यादा है मतलब इन फ्यूचर क्या होने वाला है, इन फ्यूचर वहां पर में लेबर फोर्स बढ़ेगा अच्छा खासा। जैसे कि आप लोगों को ये स्लाइड में मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, कहा गया भाई वो स्लाइड, ये देखिए, इस स्लाइड में देखिए, अगर आपका ब्रॉड में यहाँ पर में ज्यादा है, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो इन फ्यूचर आज से करीब 15 साल बाद, 10 साल बाद, ये लोग कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, तो वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो बढ़ जाएंगी। 10 साल बाद की बात बता रहा हूं मैं आपको, ये बढ़ जाएंगी आपकी 10 साल बाद। तो क्वेश्चन में ये क्या बोला है, पॉपुलेशन पिरामिड दैट इज ब्रॉडर एट द बेस, अगर वो अभी ब्रॉड है बेस में, नीचे में बच्चे लोग ज्यादा है, तो फ्यूचर में जो है वो पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन आपकी ज्यादा होगी। समझा कि नहीं समझा? देखो आप कितने इंटेलिजेंट हो यार, आप खुद आंसर कर पा रहे हो, और क्या चाहिए आपको, आप कितना आसानी से आंसर कर रहे हो इस चीज का, जबकि एग्जाम का एक्चुअल क्वेश्चन है ये। तो एक पॉपुलेशन पिरामिड जो ब्रॉड है नीचे साइड के अंदर में, तो आपका इसका मतलब क्या है कि फ्यूचर में लेबर पॉपुलेशन बढ़ जाएंगे, लेबर जो फोर्स है वो आप लोगों का बढ़ जाएगा, सही बात है। तो ए सही होना चाहिए, जहां ए नहीं है उसको काट दो। देखो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, ये दानिश सर की निंजा टेक्निक है, ठीक है, याद रखना आप लोगों ने।
तो देखो डी आंसर नहीं हो सकता आपका, क्योंकि इसमें ए नहीं है। डी आंसर नहीं हो सकता, ए नहीं है इसके अंदर में, क्योंकि ए तो सही होना चाहिए आप लोगों का, ए नहीं है। ठीक है, उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपका ऑप्शन नंबर बी भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ए नहीं है। तो ए नहीं है तो बी भी आंसर नहीं हो सकता आप लोगों का, दानिश सर की निंजा टेक्निक। तो बी और डी को हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया। देखो सिर्फ केवल दो ऑप्शन बचे आपके, ए और सी बच गया। या तो ए सही होगा या तो सी सही होगा आप लोगों का। तो अब आप लोगों को अगर मान लीजिए समय की कमी है और समय बचाना है आप लोगों ने, तो आप इसको भी कर सकते हो। आपका गलत होने के चांसेस अब आपके कम हो गए आप लोगों के। ठीक है, अ कंट्री हैविंग लार्ज नंबर ऑफ यंगर चिल्ड्रन विल हैव एन इकोनॉमिक एडवांटेज इन लेबर मार्केट। अगर किसी भी बच्चे, किसी भी कंट्री के लार्ज नंबर ऑफ यंगर चिल्ड्रन है, ठीक है, छोटे बच्चे हैं, तो इकोनॉमिक एडवांटेज होगा लेबर मार्केट के अंदर में उसको। मतलब कि वेरी गुड फ्रेंड्स, क्या बात है, आप लोगों ने मतलब बताने के पहले ही यहाँ पर मैं आप लोगों ने कर दिया है। ठीक है, आप लोगों ने तो मतलब शुरू होने से पहले ही क्वेश्चन को खत्म कर दिया मेरे बताने के लिए। मतलब बच्चों की देखिए कितनी बढ़िया वाली बात है, यहाँ पर मैं उन लोगों ने खत्म कर दिया, सी से काट दिया है काफी सारे बच्चों ने। ठीक है, कि देखिए सर सी को कैसे काट सकते हैं हम लोग। बॉटम में, बॉटम पिरामिड ये रिफ्लेक्ट करता है कि डेथ ज्यादा है। नहीं सर, बॉटम पिरामिड ज्यादा है मतलब कि बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, ये मतलब है इसका, कि बॉटम के अंदर में अगर ज्यादा है तो बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं। कितना आसानी से कर दिया आप लोगों ने, मतलब सी को काट दो बच्चों। यहाँ लिखा मैंने, किसी का कमेंट देखा कि सर सी से काट देंगे हम लोग, तो सी को काट दो। ठीक है, तो सी आप लोगों का एलिमिनेट हो गया। अब आप लोगों का बी की बारी आती है। देखिए यहाँ पर मैं बोला गया है आप लोगों का कि किसी भी कंट्री के अंदर में, ठीक है, किसी भी कंट्री के अंदर में अगर से यंग पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसको इकोनॉमिक एडवांटेज मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है फ्रेंड्स कि अगर यंग लोग ज्यादा रहेंगे, यंग चिल्ड्रन ज्यादा रहेंगे, तो इकोनॉमिक एडवांटेज उसको आगे जाकर लेबर मार्केट के अंदर में मिलेगा ही। एक देश की जनसंख्या में बड़ी संख्या में, ठीक है, छोटे बच्चों की संख्या होने से देश के लिए श्रम बाजार में आर्थिक लाभ की स्थिति उत्पन्न होती है। भारत के अंदर में भी यही हो रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोगों का कि भाई जो है वो फ्यूचर के अंदर में आप लोगों की जनरेट होंगी। बट आपको यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है कि अ कंट्री हैविंग लार्ज नंबर ऑफ यंगर चिल्ड्रन विल हैव एन इकोनॉमिक एडवांटेज इन लेबर मार्केट। फ्यूचर शब्द यहाँ पर में मिसिंग है आप लोगों का, फ्यूचर शब्द मिसिंग है, इसी वजह से ये गलत हो जाएगा। फ्यूचर के अंदर में लेबर मार्केट में जनता आ जाएंगी, बट यहाँ पर में फ्यूचर शब्द कहाँ है, यहाँ पर में इस क्वेश्चन के अंदर में अगर बी को सही होना होता तो बी को पता है क्या होना चाहिए था यहाँ पर में, अ कंट्री हैविंग लार्ज नंबर ऑफ मिडल एज पॉपुलेशन विल हैव एन इकोनॉमिक एडवांटेज इन दी लेबर मार्केट। जिसके पास में मिडिल एज पॉपुलेशन ज्यादा होती है, मतलब आप, मैं, हम लोग जो ज्यादा होते हैं, उनके पास में इकोनॉमिक एडवांटेज होता है। अब बच्चे जो है वो बड़े होंगे फ्यूचर में। यहाँ फ्यूचर शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, फ्यूचर के अंदर में वहां पर में होगा। जैसे कि यहाँ पर में फ्यूचर लिखा था, यहाँ पर में देखो फ्यूचर नहीं लिखा है बी के अंदर में आप लोगों का, तो बी जो है आपका क्या होगा, यहाँ पर में फ्यूचर नहीं लिखा है, इसी वजह से बी को भी गोली मारो। देखो बी को काट दिया मैंने यहाँ पर में, तो ए आंसर नहीं हो सकता, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इतना बढ़िया बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आप लोगों का, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। चलो मान लेते हैं कि आप लोगों का अगर अभी सही नहीं होगा, तो मैं लास्ट में इसको रखता हूँ, लास्ट में आप लोग फिर से मेरे को एक्सप्लेन करेंगे। चैलेंज एक्सेप्ट, कितने लोग चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं कि लास्ट में फिर आंसर कर देंगे इस चीज का, लास्ट में आंसर करेंगे इस चीज का, कितने लोगों को एक्सेप्ट है ये चैलेंज? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच सर। आज मेरा एग्जाम था, जो आपने पढ़ाया था आया है 40 नंबर का, मैंने तो ऐसे ही कर दिया, मैं अभी एग्जाम सेंटर पर ही हूँ सर जी, शुक्रिया। चलो अंशु भारती जी, जो भी आपको क्वेश्चंस याद हो प्लीज उसको बता देना आप लोग। ठीक है, ठीक है, चलिए प्लीज क्वेश्चन जो भी आपको याद हो वो आंसर कर देना। देखिए फ्रेंड, जब हम व्यक्तियों को एक ही छवि में बांधते हैं तो हम रूढ़िवादी धारणा का निर्माण करते हैं। आप लोगों ने एक ही छवि में बांध दिया किसी को, तो वो रूढ़िबद्ध धारणा हो जाती है कि लड़के ऐसे ही होते हैं, लड़कियां ऐसी ही होती है। तो आप लोगों को बोला है कि नीचे दिया गया विकल्प इस छवि को तोड़ता है। नीचे दिए गए इन चार विकल्प में से एक विकल्प ऐसा है जो इस छवि को तोड़ता है। एक छवि में जो बांध देते हो ना आप लोग, उस छवि को तोड़ता है। तो कौन सा वाला विकल्प है जो उस छवि को तोड़ता है? जैसे फ्रेंड जनरली क्या होता है, लड़के लोगों के साथ में अन्याय होता है। आप लोग, ये क्वेश्चन एक्चुअल में एग्जाम का क्वेश्चन है इसलिए करवा रहा हूँ, 4 जनवरी को पूछा गया था सीटेट में क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन जो है आपका 4 जनवरी को पूछा गया था। ओके, यहाँ पर मैं आप लोगों को बोला है लड़के उद्यमी और शरारती होते हैं। लड़के जो है वो उद्यमी और शरारती होते हैं, ये स्टीरियोटाइप है फ्रेंड्स। तो ये तोड़ का रहा है, ये उल्टा बढ़ा रहा है। लड़के लोगों को ऐसा ही बोला जाता है कि लड़के जो है उद्यमी और शरारती होते हैं, तो ये गलत है, ये आंसर नहीं हो सकता आप लोगों का। लड़के शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। कुछ लड़के जो है ऐसे होते हैं जिनको करो तो बेचारे वो डर जाते हैं और घर भाग जाते हैं, मम्मी 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 बचाओ करके। तो ये भी है, ऐसा नहीं है कि सारे ही लड़के जो है वो शारीरिक रूप से मजबूत ही होंगे, लड़कियां भी हो सकती है शारीरिक रूप से मजबूत। लड़के खेलों में अच्छे होते हैं,
ठीक है, लड़के भावुक और ध्यान रखने वाले होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है वो आपका वो तोड़ रहा है। जनरली लड़कों को क्या माना जाता है कि लड़के लोग जो है वो भावुक नहीं होते। कुछ लोग तो जो है लड़कों को एकदम ऐसा बोलते हैं कि आप तो पत्थर दिल हो, ठीक है, आप तो समझते ही नहीं, ठीक है। और जब जो है ध्यान ही नहीं रखना था तो शादी क्यों की, बच्चे क्यों पैदा किए, आप लोग भी बोलते होंगे ना अपने अपने उनको, ठीक है। तो लड़के भावुक और ध्यान रखने वाले होते हैं, ऐसा बहुत कम लोग बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं कि लड़के लोगों के अंदर में दिल ही नहीं होता, लड़के लोग जो है वो सारी डेट्स भूल जाते हैं, लड़के लोगों को कोई फीलिंग्स नहीं होती, ध्यान नहीं रखते वो लोग, अपना ही मगन रहते हैं। तो ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों का जनरली स्टीरियोटाइप होता है। अगर लड़के बोला जाए कि लड़के भावुक और ध्यान रखने वाले होते हैं तो वो स्टीरियोटाइप को तोड़ रहा है, तो ये आपका सही आंसर है। ठीक है, ये सही है, ये स्टीरियोटाइप को तोड़ रहा है। नहीं तो अदरवाइज क्या माना जाता है कि लड़के भावुक नहीं होते, ये उसके अपोजिट है। ठीक है, मर्द को दर्द नहीं होता, अरे बहुत दर्द होता है, आज किसको दर्द नहीं होता, ठीक है। अगर कोई बोल रहा है मर्द को दर्द नहीं होता, ठीक है, तो उसको 2 बार जो है डंडे से जोर जोर से मारो, पता चल जाएगा दर्द होता है कि नहीं होता है। तो स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, किसी व्यक्ति को या किसी ग्रुप को एक ही इमेज में बांध दिया जाए। जैसे लड़कियां घर के ही काम कर सकती है, लड़कियां अच्छी नर्स होती है, लड़कियां केवल अच्छी जो है वो टीचर हो सकती है। तो ये एक छवि में बांध देना। तो जब भी आप किसी छवि में बांध देते हो फ्रेंड, तो आप उनके पोटेंशियल को इस्तेमाल नहीं कर रहे। मतलब आपने बोल दिया कि सिर्फ इसी चीज़ में अच्छी होती है वो, तो आप उनका पोटेंशियल इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने एक छवि में बांध दिया है उनको। तो स्टीरियोटाइप हमेशा क्या करता है फ्रेंड्स, किसी भी व्यक्ति को या उसके पूरे के पूरे पोटेंशियल को यूज करने से रोकता है, क्योंकि आप पहले से ही एक छवि उसकी बना लेते हो, रूढ़िबद्ध धारणा में उसको बांध देते हो। इंडिया का पॉपुलेशन मैप जो है फ्रेंड्स, काफी सारे लोग बोल रहे थे, ठीक है, पॉपुलेशन पिरामिड इंडिया का देखिए। इंडिया के पॉपुलेशन पिरामिड के अंदर में अगर मैं बात करूं तो ब्रॉड बेस है, ठीक है, इंडिकेट्स हाई बर्थ रेट, ठीक है। बर्थ रेट इज मोर देन डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन, मोर इन्फेंट सर्वाइव टू एडल्टहुड ड्यू टू बेटर मेडिकल फैसिलिटीज। अब देखिए इंडिया के अंदर में पहले क्या होता था फ्रेंड्स, आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा है इस चीज को, इवन अगर कोई है उस जमाने का, मतलब आज से करीब किसी ने जो है 15 साल 20 साल पहले, ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा मैं, 20 साल पहले की भी बात कर रहा हूँ मैं। आप लोगों ने देखा होगा फ्रेंड्स कि इन्फेंसी बहुत ज्यादा होती थी, बच्चे लोगों की मृत्यु हो जाती थी। कितने लोगों ने देखा है बच्चे पैदा होते थे, बच्चे पैदा होता था, बच्चा बचेगा कि नहीं बचेगा इस बात की गारंटी नहीं होती थी, माँ भी बचेंगी, कई सारे मदर्स की जो है वो डेथ हो जाती थी बच्चे को जन्म देते हुए। तो देखिए कितना बड़ा मतलब रिस्क लेती है मदर बच्चे को जन्म देते समय, और वो रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है उस मदरहुड को, कि जान की बाजी लगा देती है। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर में काफी सारे मदर मर जाती थी, बच्चे लोगों की डेथ हो जाती थी जन्म होते हुए, मतलब बच्चा बचेगा कि नहीं बचेगा इस बात की गारंटी नहीं होती थी, है ना। मतलब आप समझ लीजिए कि एक समय तो ऐसा था कि हर 5 जो लिविंग बच्चे थे, ठीक है, उनमें से एक बच्चे की डेथ हो जाती थी, जो बच्चा मतलब पैदा हो रहा है उसमें से, बहुत ज्यादा होता था। बट आजकल क्या हुआ है, अब हमारे देश के अंदर में अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज आ गई है, हॉस्पिटल में बच्चे पैदा होते हैं। तो अब हमारे देश के अंदर में बच्चों की जो बच्चे जो बच रहे हैं उनकी संख्या ज्यादा है, ठीक है, बच्चे जो बच रहे हैं, ज्यादा बच्चे जो है एडल्टहुड तक बच पा रहे हैं अभी। पहले क्या होता था, 5 साल से पहले उनकी मृत्यु हो जाती थी। मेडिकल फैसिलिटीज का है, तो आप लोगों को याद रखना है, ड्यू टू बेटर मेडिकल फैसिलिटीज अब भारत के अंदर में जो इन्फेंट्स है, इन्फेंट्स का मतलब होता है छोटे बच्चे जिनका जन्म हुआ है, वो अब सर्वाइव कर पा रहे हैं। पहले क्या होता था, मर जाते थे वो, अब वो एडल्टहुड तक या फिर जवानी तक या बुढ़ापे तक जो है वो अब सर्वाइव कर पा रहे हैं अच्छे से। क्यों? ड्यू टू बेटर मेडिकल फैसिलिटी। ये स्टेटमेंट में आएगा क्वेश्चन। हाई बर्थ रेट मीन्स, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल। हाई बर्थ रेट, अगर भारत के अंदर में बर्थ रेट ज्यादा है तो फ्यूचर के अंदर में क्या होगा फ्रेंड्स इसका, ठीक है, इसका मतलब होगा कि ज्यादा से ज्यादा यंग पीपल जो है, छोटे बच्चे ज्यादा, मतलब यंग लोग ज्यादा रहेंगे आपके पास में, बड़ी संख्या में युवा लोग होना है, और स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपांडिंग लेबर फोर्स आप लोगों का हो जाएगा बाद में जाकर। तो अगर बर्थ रेट ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं और लिविंग है, वो बच्चे जिंदा भी रह रहे हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ यंग लोग आएंगे आपके पास में आगे जाकर, लार्ज नंबर ऑफ यंग एज के बच्चे लोग आ जाएंगे आगे जाकर, और एक स्ट्रॉन्ग और बेहतर इकोनॉमी बनाएंगे फ्यूचर में आगे। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने। उच्च जन दर का मतलब होता है बड़ी संख्या में युवा लोग का होना, बड़ी संख्या में युवा लोग होंगे, और एक मजबूत और विस्तारित श्रम शक्ति का निर्माण होगा भारत के अंदर में। तो भारत के अंदर में एक अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स, कि भारत में पहले बच्चे मर जाते थे, बट अब भारत में बच्चे बच रहे हैं, एडल्टहुड तक आ रहे हैं वो, और ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, ज्यादा बच्चे एडल्टहुड तक आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि भारत के पास में बहुत अच्छा खासा पोटेंशियल है कि आगे जाकर भारत में बहुत बड़ा श्रम का मार्केट, मतलब कि लेबर फोर्स रहेगा, बहुत सारे लोग रहेंगे जो काम करेंगे भारत के लिए। तो ये अच्छी बात है।
भारत का अगर आपसे बात करूं मैं, तो भारत का जो बेस है फ्रेंड्स वो ब्रॉडर है। आप देख सकते हो ब्रॉड है बेस, ठीक है, मतलब अच्छे खासे संख्या में बच्चे हैं यहाँ पर में। नाउ फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से क्या दीवानी कानून के दायरे में नहीं आता है? ठीक है, दीवानी कानून, दीवानी कानून या सिविल लॉ क्या होता है आप लोगों का? नहीं ऋषा, वो बताना चाहता है कि जो है वो, उसका बोलने का मतलब वही है बेसिकली। श्री नारायण गुरु से क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन रुचि सिंह, एक बार बता देंगे? श्री नारायण गुरु से क्या क्वेश्चन था आपका? जी, तो देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पर में फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से क्या दीवानी कानूनों के दायरे में नहीं आता है, तो तलाक का मुकदमा दायर करना। देखो सबसे पहले बात तो दीवानी कानून क्या होते हैं? दीवानी कानून का मतलब होता है फ्रेंड्स सिविल लॉ का मामला। सिविल लॉ का मतलब होता है कि आपने कोई गुनाह नहीं किया है। एक होता है आप लोगों का क्रिमिनल लॉ, ठीक है, क्रिमिनल। मान लो कि आपने जो है किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, मर्डर कर दिया आप लोगों ने, या फिर आपने जो है वो चोरी कर लिया आपने, या आपने जो है मान लो कि दहेज मांग लिया आपने, दहेज आपने मांग लिया है, तो क्योंकि ये भी गुनाह है, क्राइम है दहेज वगैरह मांगना, तो आपके आपके ऊपर में क्रिमिनल मामला चलेगा। लेकिन मान लो आपको तलाक लेना है, ठीक है, आपको तलाक का चाहिए, बच्चों की कस्टडी, क्योंकि इसमें कोई गुनाह नहीं है ना, तलाक लेना कोई गुनाह थोड़ी है, बच्चों की कस्टडी चाहिए आपको, ठीक है, कस्टडी चाहिए बच्चों को कि बच्चे मेरे साथ रहने चाहिए। उसके बाद में फ्रेंड्स एक हो सकता है कि सेल परचेस का मामला, सेल परचेस के मामले में कि कोई एक पार्टी बोल रही है कि नहीं यार मेरे को नहीं बेचना है, या फिर आपका माल जो है खराब निकला है, मेरे को मेरे पैसे वापस चाहिए। तो इस प्रकार से जो कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसमें कोई गुनाह नहीं होता, ठीक है, किसी को कोई सजा नहीं होने वाली है, बस कौन सही है कौन गलत है वो डिसाइड होगा, कौन सही है कौन गलत है इतना डिसाइड होगा, किसी को जेल नहीं जाना है। तो ऐसे मामले सिविल मामले होते हैं। और जिसमें जेल जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खाना पड़ेगा, अब तो डाकू पकड़ गया, वो वाली बात होती है, तो उसके अंदर में फ्रेंड्स आप लोगों का क्रिमिनल मामला लगता है। तो कौन सा वाला दीवानी कानून के दायरे में नहीं आता, मतलब वो क्रिमिनल मामले में आता है। दीवानी में नहीं आता मतलब क्रिमिनल में आता है वो, ठीक है, क्रिमिनल के अंदर में आता है, फौजदारी मामले के अंदर में आता है। दीवानी और फौजदारी, क्रिमिनल को फौजदारी मामला बोलते हैं। तो तलाक का मुकदमा दायर करना ये आपका दीवानी मामले के अंदर में आता है, क्योंकि ये कोई आपका गुनाह थोड़ी है तलाक लेना, वैसे लेना नहीं चाहिए। तो बच्चों के बच्चों की परिरक्षा का दावा करना, बच्चों की कस्टडी का दावा करना, ये भी आप लोगों का जो है फ्रेंड दीवानी कानून के अंदर में ही आएगा। जमीन की बिक्री से संबंधित विवाद, जमीन बेची किसी ने खरीदी और वो बोल रहा है कि नहीं मेरे को नहीं बेचना है, इसके ज्यादा दाम थे, इसके पेपर कम है, तो कोई उसमें आपका वो नहीं होने वाला है ना, जेल नहीं होंगी, कौन सही है कौन गलत है बस इतना ही डिसाइड करता है कोर्ट उसमें। दहेज के लिए औरतों को तंग करना, ये देखिए दहेज के लिए तंग करना जो है फ्रेंड्स ये गुनाह है। दहेज लेना देना गुनाह है आपका, और दहेज के लिए स्त्री को तंग करना क्राइम के कैटेगरी में आता है। तो ये आपका दीवानी नहीं क्रिमिनल मामला है, फौजदारी मामला है आपका। तो देखो आप लोग, कुछ मामले ऐसे होते हैं जो क्रिमिनल होते हैं, फौजदारी होते हैं, कुछ होते हैं सिविल। क्रिमिनल मामले ऐसे होते हैं जिसके अंदर में कोई ना कोई जो है ऑफेंस किया गया होता है, कोई अपराध किया गया होता है, जैसे चोरी करना, महिला को सताना, ठीक है, महिला के साथ छेड़छाड़ करना, मर्डर करना, ठीक है, ये सारे आप लोगों के क्या होते हैं, फौजदारी मामले होते हैं, क्रिमिनल मामले। क्रिमिनल मामलों के अंदर में एफआईआर दर्ज होती है, सिविल मामलों के अंदर में एफआईआर दर्ज नहीं होती। एफआईआर दर्ज नहीं होती क्योंकि इसके अंदर में एफआईआर की जरूरत नहीं है सिविल लॉ के अंदर में। अब तलाक के मामले में थोड़ी होगा कि आप जाओगे मेरी पत्नी के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करो, मुझे उससे तलाक चाहिए करके, नहीं, आपको डायरेक्ट कोर्ट में जाना होता है इसके अंदर में। आप क्या करते हो फ्रेंड्स, आप लोग डायरेक्टली रेलेवेंट कोर्ट में जाते हो। जैसे मान लो तलाक लेना है तो आप लोग फैमिली कोर्ट के अंदर में जाओगे, और वहां पर में जो है अफेक्टेड पार्टी खुद जाएंगी वहां पर और पिटीशन दायर करेंगी कि मेरी पत्नी मुझे बहुत मारती है, ठीक है, देखो जज साहब सुबह सुबह मार दिया मुझे, ठीक है, मैं अच्छा खासा सोया था, मुझे मार दिया यहाँ पर मैं आकर, कि मेरे ससुराल मतलब मेरे मायके में मेरे को छोड़कर आओ जल्दी से, मेरे भाई के बुआ के मौसी की लड़की की शादी है। अच्छे प्यार से भी तो बोल सकती थी सर, वो देखो मार दिया मुझे ऐसे करके, तो आप जा सकते हो। रिलीफ देता है, आप जो मांग करोगे वो देगा, मतलब सामने वाले को सजा नहीं देगा वो, ठीक है। तलाक के लिए आप अर्जी कर सकते हो वहां पर में। तो कोर्ट कैन ऑर्डर टू, मतलब मान लीजिए कि कोई किराएदार है जो मकान खाली नहीं कर रहा है, तो कोर्ट में आप जा सकते हो कि भाई वो खाली नहीं कर रहा है, तो आप जाकर जाओगे तो किराएदार अगर गलत होगा तो कोर्ट उसको ऑर्डर करेगा कि भाई खाली कर दे, उसको जेल थोड़ी भेजेगा। क्रिमिनल मामले में जेल जाना पड़ता है, सिविल मामले में जेल नहीं जाना पड़ता। क्रिमिनल मामले के अंदर में पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज होती है, सिविल मामले के अंदर में डायरेक्टली कोर्ट जाया जाता है, एफआईआर दर्ज नहीं होती आप लोगों की, ठीक है, ठीक है।
चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 21 जनवरी 2022 का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। कौन सी क्लास का रिवीजन कर सकते? उपमा कुमारी, आप जो है दानिश शेख सर सर्च करोगे ना बायजूस एग्जाम प्रेप के ऊपर में काफ़ी सारे वीडियोस रखे हुए हैं जो मैंने अभी पिछले 1 डेढ़ महीने के अंदर में लिए हैं। उनको रिवाइज कर लो, 30 तारीख को आपका पेपर है, काफ़ी समय है आपके पास में। क्वेश्चंस आए थे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आपसे सीखने के बाद सारे क्वेश्चंस हलवा लगने लगे थे सॉल्व करते टाइम। वेरी गुड सीमा, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग। अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण बाल मृत्यु दर घट रही है तथा छोटी आयु पर बचने की दर में वृद्धि हुई है। ऐसी दशा में जनसंख्या पिरामिड का क्या होगा? क्या होगा? बच्चे लोग बच रहे हैं, बच्चे लोग नहीं मर रहे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग भी बच गए। ठीक है, अच्छी मेडिकल सेवा के कारण मैं भी बच गया। तो क्या हुआ? बच्चे लोग बच गए थे उस समय में, और अभी भी बच्चे जो है अच्छी सेवा के कारण बच रहे हैं। तो आप बताइए क्या होगा उसके अंदर में? जो आपका बेस रहेगा वो वाइडर रहेगा, आधार जो है वो चौड़ा होगा। ये याद रखना था आप लोगों ने, आधार जो है वो चौड़ा रहेगा आप लोगों का, है ना, चौड़ा रहेगा आप लोगों का। उसके बाद में फ्रेंड्स ब्रॉडर इन द यंगर एज ग्रुप, यंगर एज ग्रुप के अंदर में युवा आयु वर्ग में भी वो चौड़ा रहेगा, मतलब इस प्रकार से, क्योंकि बच्चे लोग जो है वो अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था में वृद्धि हो रही है, कंटिन्यूअसली हो रही है। तो ये बच्चे कभी ना कभी तो बड़े भी हो रहे होंगे ना, तो ये यहाँ पर में भी वो चौड़ा ही रहेगा, ब्रॉडर रहेगा यंगर एज ग्रुप के अंदर में भी, यंगर एज ग्रुप के अंदर में। अब ऊपर क्या हो रहा है वो डिपेंड करता है आप लोगों का मृत्यु दर के ऊपर में। ऊपर में क्या हो रहा होगा, यहाँ पर में इसके ऊपर क्या होगा ये आपको नहीं पता, इसके ऊपर में अब क्या हो रहा है वो आपको नहीं पता, क्योंकि उसके बारे में जानकारी नहीं दी है उसने। उसने केवल बच्चों के बारे में जानकारी दी है। तो वो ट्राइंगुलर शेप का होगा, त्रिभुजाकार शेप का होगा या नहीं होगा, इस बारे में आपको कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है आपके पास में, क्योंकि उसने केवल बच्चों के बारे में बोला। अब बूढ़े लोग मर रहे हैं कि बच रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी दी है क्या? आप खुद बताओ। मृत्यु दर में कमी आई है, एल्डर एज में मृत्यु दर में कमी आई है, उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दिया है क्या उसने? हाँ या ना में जवाब दो आप लोग। उसने बोला है क्या आपको कि एल्डर लोग मर रहे हैं या नहीं मर रहे हैं? नहीं बोला उसने, कुछ भी आपको बताया नहीं इस बारे में। तो यहाँ तक का आपको ठीक है कि भाई यहाँ तक आपको पता है कि भाई यहाँ बेस आपका बड़ा रहेगा, और जैसे जैसे ये लोग बड़े होते जाएंगे आपका मिडल वाला जो है वो भी ब्रॉडर रहेगा, क्योंकि वो भी बड़े हो गए ना। बट उसके बाद में क्या मर रहे हैं या नहीं मर रहे वो नहीं पता हम लोगों को। एल्डर एज के अंदर में मृत्यु दर ज्यादा है या नहीं है ये नहीं पता हम लोगों को। ठीक है, तो ये वाला ट्रायंगुलर शेप बनेगा या नहीं बनेगा ये नहीं बता सकते। हो सकता है कि ये ऐसा ही बन जाए, बस ऐसा ट्रायंगल ना बने। लोग मर ही नहीं रहे भाई, अमर हो गए वो लोग, अमृत पी लिया उन लोगों ने, नहीं मर रहे लोग, बड़े लोग, क्या कर लेंगे आप लोग? आपके पास जानकारी नहीं दी है ना यहाँ पर मैं उनके बारे में क्वेश्चन के अंदर में, इसी वजह से ट्राइंगुलर बनेगा नहीं बनेगा नहीं पता हम लोगों को। तो आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए होगा फ्रेंड्स, 1 एंड 2। क्यों नहीं पता आप लोगों को ट्राइंगुलर बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि केवल जानकारी यहाँ तक कि बच्चों की दी है आप लोगों को, और आपको इतनी चीज पता है कि बच्चे जब बड़े होंगे तो यंगर एज का भी वो आपका बढ़ता जाएगा जैसे जैसे समय बीतता जाएगा। बट उसके बाद में जब मरने की बारी आएगी तो मर रहे हैं या नहीं मर रहे हैं हमको नहीं पता। ठीक है, तो 3 जहां जहां है उसको काट दो, खत्म। 3 जहां जहां है काट दो, ए इज द आंसर, खत्म होगी बात। ठीक है, हाँ वो दोनों ही तरीके से गलत था, उल्टा त्रिभुजाकार बोलो या ट्राइंगुलर शेप बोलो, इनवर्स ट्राइंगल होना चाहिए था वहां पर में, बट वो क्वेश्चन वो था ही नहीं ना आपका, मतलब वो था ही नहीं। ट्राइंगल बनेगा या जो है आप लोगों का इनवर्स ट्राइंगल बनेगा, दोनों बनेगा कि नहीं बनेगा वो कुछ नहीं बता सकते आप लोग, गलत ही है वो। ठीक है, चलिए डेंसिटी वाला करवा दो सर। किड्स एंटरटेनर्स, मैंने डेंसिटी वाला क्वेश्चन आपको करवाया अभी थोड़ी देर पहले ही करवाया है। डेंसिटी वाला क्वेश्चन मैं फिर से बता दूंगा आपको। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। सिलप्पदिकारम निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रख्यात महाकाव्य सिलप्पदिकारम के विषय में सही है? सिलप्पदिकारम जो है फ्रेंड्स एक था आपका, देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है किसी भी यूनिट एरिया के अंदर में कितने लोग रहते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी ये निकाली जाती है कि उस इलाके की पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है डिवाइडेड बाय एरिया, उस एरिया उस शहर का या जिसका भी पॉपुलेशन डेंसिटी निकालना है उसका एरिया कितना है। तो उस इलाके की जनसंख्या और उस इलाके का एरिया कितना है, जब आप ये करोगे तो आपको पॉपुलेशन डेंसिटी मिल जाती है। ठीक है जी, हाँ लोहरी की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। एक बार लाइक एंड शेयर कर देंगे फ्रेंड्स सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रख्यात महाकाव्य सिलप्पदिकारम के विषय में सही है? इलांगो ने इसकी रचना की थी, ये बोल रहा है पहला, इलांगो द्वारा इसकी रचना की गई थी। यह तमिल भाषा में रचित है, इसमें कोवलम और माधवी की बेटी की कहानी है।
इसकी रचना लगभग 500 वर्ष पूर्व की गई थी। देखिए सबसे पहली बात तो फ्रेंड्स आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए कि ये जो सिलप्पदिकारम है ये बहुत ही फेमस महाकाव्य है हमारे भारत का, स्पेशली दक्षिण भारत की अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो सिलप्पदिकारम जो है इसकी रचना की थी फ्रेंड्स इलांगो ने। लेकिन आज से करीब 1800 साल पहले, 500 साल पहले नहीं, आज से करीब 1800 साल पहले की थी। अभी 500 साल तो बहुत कम हो जाता ना, ठीक है, 1800 साल पहले की थी। तो डी आप लोगों का गलत है, ठीक है, डी आप लोगों का गलत है। तो जहां जहां डी है उसको काट दो, डी है उसको काट दो, ठीक है। चलिए, इसका कंपोजिशन तमिल भाषा में हुआ था, बिल्कुल सही है, और इलांगो ने इसकी रचना की थी। ए और बी सही है आप लोगों का। यहाँ पर मैं देखिए आप लोगों का ए नहीं है, बी बी वाले ऑप्शन के अंदर में ए नहीं दिया है। दानिश सर की निंजा टेक्निक ऑप्शन एलिमिनेट करने की, ए सही है आप लोगों का, बट ए सही है, बट यहाँ इस ऑप्शन के अंदर में तो ए दिया ही नहीं है, तो ये भी आंसर आप लोगों का नहीं हो सकता। और सी और मतलब 3 और 4 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि डी दिया हुआ है उसके अंदर में, वो 1800 साल पहले हुआ था। अब बात आती है फ्रेंड्स आप लोगों की, इसको तमिल भाषा में लिखा गया था। मैंने आप लोगों को बता दिया कि तमिल भाषा तो खत्म ही हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तमिल भाषा में लिखा गया था इसको। मैं इस सारे पॉइंट्स को हटा रहा हूँ, आप लोगों को क्वेश्चन फिर से दिखाऊंगा। अब यहाँ पर मैं आप देखिए, तमिल भाषा के अंदर में फ्रेंड्स आज से करीब 1800 साल पहले इलांगो नाम के एक जो है कवि थे। उन्होंने 1800 साल पहले तमिल भाषा के अंदर में एक महाकाव्य लिखा था जिसका नाम है सिलप्पदिकारम। ये महाकाव्य के अंदर में एक कहानी बताई गई है। इसमें कोवलन कोवलन ठीक है, और माधवी की कहानी है, ठीक है। कोवलन जो है फ्रेंड्स ये एक पुरुष है, इसकी शादी होती है कन्नगी से। किससे होती है? कन्नगी से, कन्नगी से। बट थोड़े समय बाद इसका जो दिल है ना वो एक नृत्यगी होती है, एक नृत्यांगना होती है, ठीक है, कोर्ट के अंदर में जो नहीं कि डांस वगैरह करती है नृत्यांगना, उसके ऊपर में एक दिल आ जाता है उसका, ठीक है, कोवलन का। तो अपनी पत्नी को छोड़कर वो माधवी के पास चला जाता है, ठीक है, कुछ समय के लिए, फिर बाद में वापस आ जाता है। ओके, तो ये एक पूरी कहानी है, महाकाव्य है बड़ा सा, तमिल भाषा में लिखा गया है इलांगो के द्वारा करीब 1800 साल पहले। ओके, तो इसमें से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे, 500 नहीं, 1800 साल पहले लिखा गया था इसको, ठीक है, तमिल भाषा में लिखा गया था और इलांगो ने लिखा था। तो ए और बी ही सही है आप लोगों का, ठीक है। अब सी के बारे में बात आती है कि सर सी सही है या गलत है। वैसे तो हमने ऑप्शन एलिमिनेट करके कर लिया, लेकिन सी सही है या गलत है? सी गलत है फ्रेंड्स, ठीक है। ये जो यहाँ बोला है ना आप लोगों को कि माधवी और कोवलन की बेटी के बारे में जानकारी दी गई है, इसमें नहीं। माधवी और कोवलन की बेटी के बारे में जानकारी एक दूसरी कविता है, दूसरी महाकाव्य है, मणि मेखलाई, ठीक है। तो मणि मेखलाई के अंदर में फ्रेंड्स माधवी, कोवलन और माधवी की बेटी के बारे में इसमें बताया है, जो इलांगो ने नहीं लिखा था, ठीक है, सिलप्पदिकारम में। तो मणि मेखलाई करके एक और एपिक है जिसको लिखा है फ्रेंड्स सतनार नाम के कवि ने 1400 साल पहले, मतलब कि मणि मेखलाई के 400 साल बाद। इसने बताया कि भाई इलांगो एक बात लिखना भूल गए थे। जब कोवलन माधवी के साथ में था कुछ समय के लिए, तो इन दोनों की एक बेटी हुई थी जो इलांगो ने नहीं बताया। तो कोवलन और माधवी की बेटी के बारे में जानकारी और उसके ऊपर में जो पूरी कहानी बनी आगे की, पूरी कहानी है वो, है ना, पूरी स्टोरी है कविताओं के रूप में, वो मणि मेखलाई नाम की पुस्तक में सतनार ने लिखी है। तो समझो बात को। यहां पर में आप लोगों का क्या हो जाएगा इस पॉइंट के अंदर में, इस पॉइंट के अंदर में कि भाई इलांगो ने लिखी है सिलप्पदिकारम, सही बात है, ठीक है, सही बात है। तमिल भाषा में लिखी है, सही बात है। माधवी और कोवलन की बेटी के बारे में जानकारी दी है, गलत। बेटी के बारे में मणि मेखलाई के अंदर में, मणि, ठीक है, मणि मेखलाई, मेखलाई नाम की पुस्तक के अंदर में दी गई है जानकारी, तो ये भी गलत है आपका, सिलप्पदिकारम में नहीं है। और ये 500 नहीं 1800 साल पहले लिखी गई थी। तो ए एंड बी आर दी करेक्ट आंसर्स। ये याद रखना है फ्रेंड्स, इस पर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, ठीक है। सिलप्पदिकारम और मणि मेखलाई के अंदर में इंपॉर्टेंट पॉइंट से प्लीज इसको याद रखिए आप लोग। ओके, इसको भी मैं काम करता हूँ लास्ट के लिए रखता हूँ आप लोगों के लिए, लास्ट में आप लोगों को दूंगा मैं इस क्वेश्चन को भी। नाउ फ्रेंड्स, किस वर्ष में, ठीक है, बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, ठीक है। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट समिट ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट हेल्ड इन बेलग्रेड। देखिए नॉन अलाइंड मूवमेंट का मतलब क्या है। देखिए नॉन अलाइंड मूवमेंट जो था फ्रेंड्स, ये चलाया गया था कुछ ऐसी कंट्रीज के द्वारा जो ना तो अमेरिका के साथ में थे, यूएसए के साथ में, ना ही वो रशिया के साथ में थे, जिसको यूएसएसआर भी बोला जाता है, रशिया के साथ में भी नहीं थे। वो चाहते थे कि भाई दोनों में मांडवली कराई जाए, क्योंकि शीत युद्ध चल रहा था। यूएसए मतलब एक्चुअल में लड़ाई नहीं हो रही थी, कोल्ड वॉर हो रहा था, पीछे से लड़ाई हो रही थी। दोनों जो है वो डेवलपमेंट को लेकर लड़ रहे थे कि भाई हम ज्यादा डेवलप करेंगे, स्पेस रेस चल रही थी इन लोगों की, ज्यादा से ज्यादा देश को अपने तरफ से खींचने की कोशिश की जा रही थी दोनों के द्वारा। तो एक एक टेंशन वाला माहौल था, ऐसा लग रहा था कि तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए।
तो शीत युद्ध के समय में फ्रेंड्स नॉन अलाइंड मूवमेंट चलाया गया, इसमें भारत भी था हमारा, ठीक है। भारत के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी इसमें कोशिश की थी कि भाई यूएसए और यूएसएसआर दोनों के बीच में टेंशन को कम किया जाए। हम ना तो यूएसए की तरफ से रहेंगे ना तो यूएसएसआर की तरफ से रहेंगे, हम दोनों के बीच में टेंशन को कम करने की कोशिश करेंगे। देखो बात की गहराई को समझो, इसमें ये नहीं बोला था इन लोगों ने कि हम भाई तुम लड़ो मरो मरो हमको कोई लेने देना नहीं, ऐसा नहीं बोला था उन्होंने। गुट निरपेक्ष के अंदर में, गुट निरपेक्ष आंदोलन के अंदर में, ठीक है, जो कंट्रीज थी उन्होंने ये कहा कि हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि दोनों के बीच में टेंशन कम हो, ना तो हम यूएसए की तरफ से जाएंगे ना हम यूएसएसआर की तरफ से जाएंगे, दोनों के बीच में मीडिएशन करने की कोशिश करेंगे। 1961 के अंदर में फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है कि पहला इनका शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, ठीक है। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट का जो शिखर सम्मेलन है फ्रेंड्स 1961 के अंदर में आयोजित हुआ था। नसीर, नेहरू और टीटो, ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पर में साथ में है, आप लोगों को दिख रहे हो। जी नसीर जो है ये इजिप्ट के है, ठीक है, और मार्शल टीटो जो है वो युगोस्लाविया के प्रेसिडेंट थे, और प्रधानमंत्री नेहरू भारत के थे। तो ये आप लोग इसको याद रख सकते थे, इस पॉइंट को आराम से, कोई दिक्कत आप लोगों को होने वाली नहीं थी। इसकी जो कल्पना की गई थी फ्रेंड्स, इसकी सबसे पहले कल्पना की गई थी 1956 के अंदर में कि हम लोग ऐसा कुछ बनाएंगे, और 1956 के आधार पर फिर 1961 के अंदर में पहला शिखर सम्मेलन इसका आयोजित किया गया, ठीक है। शिखर सम्मेलन इसका आयोजित हुआ था पहला 1961 के अंदर में। 56 के अंदर में क्या हुआ था फ्रेंड्स, 56 के अंदर में शुरुआत हुई थी इसको बनाने की, नॉन अलाइन मूवमेंट को बनाने की शुरुआत हुई थी 1956 में, और 1961 के अंदर में पहले बार सम्मेलन हुआ था आयोजित बेलग्रेड के अंदर में। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी से। थैंक यू रोहित, थैंक यू मनुप्रिया। खोखर से, गल्फ स्ट्रीम से, हॉर्स, अक्षांश से, एंडीज पर्वत, दिल्ली सल्तनत से, चलो बहुत अच्छी बात है जी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों को बोला गया है कि भीमबेटका कहाँ पर में है, राजगृह कहाँ पर में है, इनाम गांव कहाँ पर में, और ब्रह्मगिरी कहाँ पर में है। तो भीमबेटका की बात करूँ फ्रेंड्स तो ये मध्य प्रदेश के अंदर में है। मध्य प्रदेश के अंदर में ये कुछ चट्टानें हम लोगों को मिली है, और चट्टानों के अंदर में गुफाएं है। तो भीमबेटका एक ही जोड़ी जो है वो आप लोगों की लगेंगी 4 के साथ में। ये 29 दिसंबर 2021 को क्वेश्चन पूछा गया था। तो भीमबेटका जो है आप लोगों का क्या हो जाएगा फ्रेंड, 4 के साथ में, मतलब एक ही जोड़ी 4 के साथ में। तो ये दो आंसर नहीं हो सकते आप लोगों के, इन दो ऑप्शंस को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स इनाम गांव की, तो इनाम गांव जो है ये महाराष्ट्र में है, जहां पर मैं नॉर्थ की तरफ में सर रख के दफनाने की प्रथा थी। इनाम गांव, तो सी की जोड़ी 1 के साथ लगनी चाहिए। तो सी की जोड़ी 1 के साथ यहाँ दी है, यहाँ नहीं दी है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों की अगर मैं बात करूं तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी आपको कर्नाटक में मिलेंगी फ्रेंड्स, कर्नाटक के अंदर में। तो कर्नाटक आपका आंसर होगा ब्रह्मगिरी का। डी की जोड़ी 2 के साथ लगनी चाहिए, आप देख सकते हो यहाँ लगी है। राजगिरह जो है ये मगध की राजधानी थी, मगध, और मगध की राजधानी आपको बिहार में मिलेंगी, राजगिरह और पटना दोनों के दोनों, तो बिहार में राजगिरह। तो बी की जोड़ी लगेंगी 3 के साथ में। तो इस तरीके से आप लोगों का जो आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते थे आराम से, कोई भी इसके अंदर में दिक्कत आप लोगों को आने वाली नहीं थी इसके अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको बताना शिमला समझौता किसके किसके बीच में हुआ था। शिमला समझौता, तो देखिए फ्रेंड्स शिमला समझौता जो है ये हुआ था 1972 में, 1972 के अंदर में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में किसके किसके बीच में ये हुआ था ये आपको बताना है। तो इंडिया की तरफ से थी इंदिरा गांधी, और पाकिस्तान के तरफ से थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है। तो इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो, शिमला में ये आयोजित हुआ था फ्रेंड्स, शिमला में, ठीक है। इसी वजह से इसको शिमला एग्रीमेंट बोला गया है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन को कम करने की कोशिश की गई थी इसके अंदर में 1972 में, ठीक है। तो 1971 की जो लड़ाई हुई थी ना, उसके बाद में ये दोनों के बीच में मीटिंग हुई थी, ताकि भाई रिलेशन ठीक करे जा सके। इंडिया की तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों के कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और आपको जोड़ी लगानी थी यहाँ पर में मौलिक अधिकारों की। तो देखो राइट टू इक्वेलिटी, ठीक है, ये आपका कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है। राइट टू इक्वेलिटी आप लोगों को बोला है कि कौन सा वाला सुमिलित नहीं है, सही नहीं है, तो मतलब 3 सही होंगे 1 गलत होगा।
राइट टू इक्वेलिटी पहला अधिकार है आपका, जो आर्टिकल नंबर 14 से 18 के बीच में आता है। सही बात है। आर्टिकल नंबर 14 से 18 समानता का अधिकार है आपका। 14 जो है वो बोलता है कानून के समान सभी लोग समान रहेंगे। 15 आपको भेदभाव से बचाता है। 16 जो है आपको आपके पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर में इक्वलिटी देता है। 17 आपको जो है अनटचेबिलिटी से बचाता है। और 18 जो है आपको टाइटल्स को एबोलिश करता है, जो भी महाराजा अधिराज वगैरह राजकुमारी राजा वाली जो उपाधियां थी उसको खत्म करता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों का, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपका 20 से 22 नहीं है। ये क्या है आप लोगों का, ये है आप लोगों का 23 और 24, दो ही आर्टिकल है, 23 और 24, शोषण के खिलाफ अधिकार। 23 आप लोगों का जो है वो मानव की खरीदी बिक्री और जबरन मजदूरी से बचाता है, और 24 जो है वो बाल मजदूरी से बचाता है। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 के अंदर में आप लोगों को दिया गया है। रिलीजियस अधिकार आपको 25 से 28 में दिए गए हैं, ये बिल्कुल सही है आप लोगों का। कल्चरल और एजुकेशनल राइट, जिसके अंदर में आपको अपनी भाषा के कॉलेज और स्कूल खोलने का अधिकार है। जो भाषाई माइनॉरिटीज होती है, जैसे पंजाब का स्कूल खोलना था कलकत्ता में, कल क्वेश्चन कराया था ना मैंने आप लोगों को। और भी जो दूसरे अधिकार होते हैं आप लोगों के धार्मिक रूप से या फिर भाषाई रूप से अल्पसंख्यकों के अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए 29 और 30 में दिए गए हैं। सही बात है। राइट टू कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स 29-30 में है। तो ये दूसरा वाला आप लोगों का गलत है। 23-24 होना चाहिए था राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आप लोगों का, 23-24 के अंदर में है वो। ठीक है, कितने लोगों का सही हो गया था ये बताएंगे जल्दी से। ये आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। यहाँ पर मैं आप देख लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में ले लीजिए यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको चाहिए तो। ओके, एक बार लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए फ्रेंड, जिस जहां जहां भी आप लोग कर सकते हो। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फ्रेंड्स हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। कल मिलेंगे हम लोग 5 बजे, तो कल डॉट 5 बजे आ जाना आप लोग। कल भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। इस सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट करके बताएंगे फ्रेंड्स आप लोग की, आप लोगों का आंसर क्या है। और मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग मेरे को कमेंट करके देंगे कि इसका सही आंसर क्या है। कमेंट बॉक्स के अंदर में आप लोग बताओगे कि सही आंसर क्या है। अभी के अभी बता दो आप लोग। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लगा रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग एक बार कमेंट करके देंगे सभी लोग, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि हाँ आप लोगों ने याद कर लिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए जल्दी से। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ आप लोगों को, वो भी आप लोग आंसर कर देना। जो बच्चा स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ है वो इसका आंसर जरूर कर पाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख लीजिए, पूरा पॉइंट पढ़ के खुद को समझा के आंसर कीजिए आप लोग कि क्या आंसर होगा, खुद को समझा के करना है। और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का भी आंसर कर दीजिए आप लोग। ठीक है, देखकर अच्छे से सोच समझ कर आंसर कीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर में, क्योंकि जब आप आंसर करते हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। आप लोग जो है फ्रेंड्स ज़्यादा बेहतर तरीके से उन क्वेश्चंस को कर पाते हो। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।